अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एमडी कैट के पास पेपर्स को, तो जिसके अंदर हमने जो है चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करना है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जो है इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्योंकि हमने जो है डिस्कस करने हैं सारे पास पेपर्स को और टाइम बहुत कम रह गया है। 5 अक्टूबर को आप लोगों का टेस्ट है इंशाल्लाह एमडी कैट का, तो कोशिश करेंगे उससे पहले जो है सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लें। तो क्विक रिव्यूज़ का जो है हम करेंगे सारे चैप्टर्स का, और कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल किसी किसी चीज़ जो चैप्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट है उसके अंदर जितनी डिटेल पढ़ सके हम जो है डिटेल पढ़ें उसके। तो पास पेपर्स देखें, कोई भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि भाई कोई भी चीज़ होती है तो उसके अंदर सब कोई भी चीज़ कोई भी टेस्ट आप देते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रखती है उसकी पास पेपर्स होती है। ठीक है, तो इसी तरह हमने पिछले 15 से 20 साल 15 साल को जो है जितने भी पास पेपर्स हैं हमने उसको डिस्कस करना है। तो आप तक जो है बाकी जो पास पेपर्स की वीडियोस भी पहुंचते रहें, तो काइंडली जो है इसको सब्सक्राइब कर दें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि एक मैं समझता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एमडी कैट के रिस्पेक्ट से, तो जिसके अंदर सवाल यहाँ से लाजमी तौर पे बनते ही बनते हैं। अब क्योंकि और इस चैप्टर को जो है थोड़ा लेंदी कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से इस दफ़ा उम्मीद है कि और ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बने। तो कोशिश करेंगे जो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं पढ़ना कि भाई एमसीक्यूज पढ़ लिया आंसर ये है। जो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उस कॉन्सेप्ट को भी हम जो है समझें, ताकि उस टॉपिक के लिहाज से कोई और एमसीक्यूज भी आए तो वो आप अटेम्प्ट कर सको। तो पहला सवाल है आपके पास, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन केसी। एक अच्छा, थोड़ी बहुत बेसिक तो जाहिर है पता होगी कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, भाई केसी से डिनोट करते हैं। अब इस रिएक्शन का केसी निकालना है। केसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि भाई केसी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा, आप मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप जो है लॉ ऑफ मास एक्शन को आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ते हो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि भाई केसी बराबर है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, प्रोडक्ट सी और डी जिस तरह है ना, यहाँ पे ये ऊपर आ गया प्रोडक्ट, ब्रैकेट शो करता है मोलर कंसंट्रेशन को, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट यानी कि ए और बी। ठीक है, अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के अंदर दो चीजें हैं, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, और रिएक्टेंट के अंदर H2O है। तो भाई ये ऊपर आना चाहिए और H2O नीचे आना चाहिए। तो देख लो भाई कहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो सी में ऐसा हो रहा है, H2O नीचे आ रहा है और OH और H पॉजिटिव ब्रैकेट के अंदर ऊपर आ रहे हैं। तो इसलिए हम जो है, और कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए हम जो है सी के साथ ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद डैश इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस फॉर NH3 गैस प्रोडक्शन ओ मैन्युफैक्चर। क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं भाई हैबर्स प्रोसेस? हैबर्स प्रोसेस देखो, हैबर्स प्रोसेस जो है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ये इक्वेशन जो आपको दिख रही है, ये इक्वेशन आप नोट कर सकते हो कि भाई N2 नाइट्रोजन गैस जब मिक्स होती है हाइड्रोजन गैस के साथ तो प्रोड्यूस करती है अमोनिया। अच्छा, अमोनिया प्रोड्यूस करती है तो भाई जिसमें डेल्टा H नेगेटिव होता है, डेल्टा H नेगेटिव शो करता है कि भाई रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H शो कर रहा है कि भाई ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बोल रहे इसके अंदर कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे, तो कैटलिस्ट जो है इसके अंदर तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लिखा नहीं मैंने, तो कैटलिस्ट में अगर आपको ऐसे ही बताऊं तो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे आयरन। तो आयरन इज अवर कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया विच इज फॉलोड बाय हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास। तो कह रहे हैं कि भाई इन AgCl सॉल्यूशन सम सॉल्ट ऑफ NaCl इज एडेड। अगर AgCl के अंदर भाई तो कुछ अमाउंट NaCl का ऐड कर देते हैं तो AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड। AgCl क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्यों होगा भाई, सॉल्युबिलिटी की वजह से होगा। भाई पहले तो प्रेसिपिटेटेड का मतलब तो बताओ भाई, प्रेसिपिटेटेड क्या है? बहुत से बच्चों को जो है प्रेसिपिटेट का मतलब नहीं पता होता। अब प्रेसिपिटेटेड कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जब डिजॉल्व नहीं होती तो वो नीचे जाके बैठ जाती है। कभी आप लोगों ने शीरा देखा हो
तो उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। यानी कि शीरा जो हम चीनी को घोलते हैं पानी के अंदर और उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। अच्छा, तो अब क्या होता है जब उसको ठंडा करते हैं दोबारा, तो कुछ अमाउंट जो चीनी की होती है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है, तो वो मतलब प्रेसिपिटेट बन गई। या हम ऐसे बोलें कि भाई नमक वाले पानी को हम बॉईल कर दें, चूल्हे में चढ़ा दिया उसको हमने, ठीक है। अब वो हम उसको हीट करे जा रहे हैं, एक वक्त आएगा पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। जब पूरा का पूरा पानी एवापोरेट हो गया तो भाई उसके अंदर बचेगा क्या, कि सॉल्ट है उसके अंदर, तो भाई पानी एवापोरेट हो गया तो बचा गया हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बचेगा। क्यों बचेगा भाई, क्योंकि सॉल्ट तो एवापोरेट नहीं हुआ ना भाई, सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत होता है। कितना होता है, 701 डिग्री सेल्सियस। तो अब 701 डिग्री सेल्सियस में जाके सॉल्ट क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर हम चूल्हे पे तो नहीं दे सकते, तो इसलिए पानी बॉईल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा। तो सॉल्ट के प्रेसिपिटेट रह गए, क्योंकि वो डिजोल्व, वो पानी तो उड़ गया, तो बचा क्या नीचे जो रह गया, हमने उसको बोला भाई वो क्या है, प्रेसिपिटेट्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये होता है प्रेसिपिटेट्स। तो कह रहे क्यों बनेंगे भाई AgCl के प्रेसिपिटेट, क्या सॉल्युबिलिटी की वजह से बनेंगे। तो अब हमने सिर्फ सही ऑप्शन क्यों नहीं देखना, हमने देखना है कि भाई सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, कि भाई सारे किसी और ऑप्शंस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ गया फिर हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम जो है सबको देखेंगे। अच्छा भाई, AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी वर्ड है, कोई भी चीज है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब समझ लो तो तकरीबन चीज 50% चीज आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, स्पेरिंगली कहते हैं थोड़ा सा, क्या मतलब भाई थोड़ा सा, तो जो आसान करने के लिए मैंने जो है लिख दिया, जिस तरीके से मैसेज टाइप कर दो उस लैंग्वेज, रोमन लैंग्वेज में मैंने लिख दिया इसको कि भाई जो भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे, मतलब थोड़े से सॉल्युबल होंगे किसके अंदर, सॉल्युबल मतलब वाटर के अंदर, कुछ हद तक डिसॉल्व होंगे वाटर के अंदर, तो उनका जो इक्विलिब्रियम होता है, उनका अगर इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, केएसपी कहलाएगा, ठीक है। जब हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं किसी भी चीज का, देखो इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, केसी निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक सॉल्यूशन है ये पानी के अंदर मैंने इंक डाल दी, अब इंक तो सॉल्यूबल है पानी के अंदर, अब मैं उसका केसी निकालूं, उसका इक्विलिब्रियम निकालूंगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा भाई, केसी बोलूंगा, क्योंकि दोनों सॉल्यूबल चीजें हैं। अब लेकिन ऐसी चीज आ गई कि भाई पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, तो अब मैं उसका केसी नहीं निकालूंगा, मैं उसका केसी नहीं निकालूंगा, इंक क्योंकि पानी के अंदर सॉल्यूबल थी तो मैंने केसी निकाला, लेकिन AgCl पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं है तो मैं उसका केसी नहीं निकालूंगा। फिर क्या निकालूंगा, मैं उसका KSP निकालूंगा। क्या निकालूंगा भाई, KSP। KSP क्या होता है, के तो आपको पता है कांस्टेंट को डिनोट करते हैं, SP जो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP, ठीक है। तो ये समझ आ गई कि भाई केएसपी क्या होता है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी देखो, अब दोबारा सवाल, क्योंकि आप लोगों की मेमोरी थोड़ी सी, याददाश्त बहुत कमजोर है, तो भाई सवाल जो है दोबारा समझाऊं। AgCl एक सॉल्यूशन, AgCl का एक सॉल्यूशन जो कि स्पेरिंगली सॉल्यूबल है पानी के अंदर, तो NaCl अगर ऐड किया तो भाई AgCl की प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगी, नीचे बैठने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी भाई, सॉल्युबिलिटी की वजह से। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करना भाई, सॉल्ट मतलब कोई भी चीज, सॉल्युबिलिटी मतलब कोई किसी भी चीज का पानी में डिसॉल्व करना है, कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो क्या इस वजह से ये तो कोई बन ही नहीं रहा कि भाई सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व करने की सलाहियत का प्रेसिपिटेशन से कोई ताल्लुक बन नहीं रहा कि भाई सॉल्युबिलिटी है तो वो प्रेसिपिटेट क्यों बनेंगे, तो नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है। अक्सर हम जैसे इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं समझाऊं कि भाई गाड़ियों में हम जैसे इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, अक्सर एसिड, एसिड जो हम बोलते हैं ना तेजाब, बैटरी के अंदर हम जो है इलेक्ट्रोलाइट पानी चेंज करवाते हैं बैटरी का, सोलर सिस्टम हो, कुछ कोई भी चीज़ होती है तो उसका पानी जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है।
अब वो क्या करता है भाई, मदद करवाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट किसी तरह कर सके। तो NaCl एक इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोलाइट तो है, क्योंकि NaCl क्या करता है, पानी में डिजोल्व किया। जैसे लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था, NaCl को पानी में डिजोल्व करके करते हैं तो भाई क्या बनता है, Na पॉजिटिव आयंस बन जाता है और Cl नेगेटिव आयंस बन जाता है। ठीक है, तो आयंस बन गए, पानी के अंदर आयंस बन गए, तो बिजली तो पास हो जाएगी, क्योंकि बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास होने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। जो जो चीजें मैं बताता रहा हूं, अब जरूरी नहीं है कि मैं अक्सर जो है टॉपिक सेट के भी बता रहा होता हूँ, तो कोशिश करें उसको नोट कर लिया करें, क्योंकि वो सारी चीजें एक एक चीज जो है आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा आइंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब NaCl क्या करता है, पानी में डिसॉल्व हुआ, Na पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा और Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब आयंस प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट तो है, क्योंकि करंट पास करवा रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट तो ये है। लेकिन इसका प्रेसिपिटेट से क्या ताल्लुक, कोई ताल्लुक बन रहा है? मैं नहीं समझता कोई ताल्लुक बन रहा है कि भाई अच्छा भाई वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो इसलिए जो है नीचे पार्टिकल जाके बैठ जाएंगे, नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। अब तीसरा देखते हैं, सैचुरेशन। मोर सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, जितने ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करूंगा तो वो जो है सैचुरेशन की तरफ जाएगा। अब डिसॉल्व करना, डिसॉल्व करने से प्रेसिपिटेट तो नहीं बनेंगे भाई, थोड़ा सा एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक लेके डिसॉल्व कर दिया तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो ये तो डिसॉल्व करने की सलाहियत हुई ना, प्रेसिपिटेट का तो कोई ताल्लुक नहीं रहा इससे। तो अनसैचुरेशन से प्रेसिपिटेट बनने का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब चौथा ऑप्शन ही बन रहा है तो जाहिर है भाई चौथा ऑप्शन ही होगा, लेकिन फिर भी समझेंगे तो ना। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट NaCl, अच्छा देखो NaCl जैसे ही AgCl के अंदर डिसॉल्व किया, भाई AgCl के अंदर मैंने डिसॉल्व किया कुछ अमाउंट NaCl, तो यहाँ पे भी क्लोराइड के आयंस है और यहाँ पे भी क्लोराइड आयंस के आयन है, मतलब कॉमन तो एक चीज आ गई हमारे पास, कौन से आयंस, क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस। NaCl जैसे ही यहाँ पे डिसॉल्व होगा तो वो क्लोराइड आयंस की मिकदार को बढ़ा देगा। NaCl जैसे ही ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा भाई, Cl आयंस प्रोवाइड करेगा, जब डिसॉल्व करेंगे भाई किसके अंदर, AgCl के अंदर। अब इसी चीज को कॉमन आइंस आ गए ना, देखो यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, तो ये कॉमन एक आइंस आ गए हमारे पास, नेगेटिव आइंस। तो जब कॉमन आइंस आते हैं हमारे पास किसी भी चीज के अंदर, तो हम उसी को नाम देते हैं कॉमन आइंस इफेक्ट का। कॉमन से याद रखो कि भाई कॉमन कॉमन चीज आनी चाहिए, कि भाई NaCl Cl नेगेटिव प्रोवाइड करेगा इसको, तो भाई वो कॉमन आइंस इफेक्ट है, कॉमन आइंस आ गए। तो इसकी वजह से अब NaCl ने Cl की मिकदार को बढ़ा दिया। अब Cl की मिकदार, भाई देखो AgCl तो पहले ही क्या था, स्पेरिंगली सॉल्यूबल था, कुछ हद तक डिसॉल्व होता है, पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, कुछ हद तक डिसॉल्व हो रहा है AgCl, और मजीद क्लोराइड आयंस उसके अंदर बढ़ गए। तो भाई को पहले कुछ हद तक डिसॉल्व हो रहा था, फिर मजीद जो है और ज्यादा डिसॉल्व वो नहीं होगा, तो भाई डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या बनेंगे नीचे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो क्यों बन रहे हैं भाई, क्योंकि उसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके अंदर चार अलग अलग चीजों के कॉन्सेप्ट आ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयन इफेक्ट, अनसैचुरेशन, सॉल्युबिलिटी, चार अलग अलग चीजों की हमने जो है डिस्क्रिप्शन उसकी पढ़ी कि भाई चार अलग अलग टॉपिक से, इसलिए मैं समझता हूँ ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास। अच्छा फिर बहरहाल आगे देखते हैं भाई, एमसीक्यूज नंबर 4, के फॉर एन एसिड इज हाइयर, के ए जो होगा वो एसिड के लिए हाइयर होगा, द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, तो एसिड क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग होगा। रिलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विथ पीकेए, अब पीकेए क्या है भाई, तो देखते हैं पीकेए क्या है। ये जो है मैं समझता हूँ कि बुक के अंदर भी शायद आपको ना मिले। तो के ए क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट, के तो आपको पता है भाई के कांस्टेंट होता है। अब ए शो कर रहा है एसिड को, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के होता है हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब के के बारे में कि भाई इट मेजर हाउ मच एसिड इज आयोनाइज्ड इन वाटर, क्या करता है भाई ये के, डिपेंड करता है, मेजर करता है कि भाई कितना जो है हमारे पास एसिड पानी के अंदर आयोनाइज्ड हो गया है।
ठीक है। अब वाटर आपको पता है, वाटर को जैसे ही तोड़ते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस। तो भाई जैसे H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस किया, OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस किया उसने, तो क्या हुआ कि भाई आयोनाइज्ड हो गया वो। सही है, कोई भी चीज़ आयोनाइज्ड हो गई, एसिड वाटर, सॉरी वाटर, जैसे कि एसिड हम वाटर के अंदर आयोनाइज करते हैं, जैसे HCl H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करेगा, Cl नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करेगा, तो ये आइंस बन गए, वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद आइंस बन गए। तो यही चीज कहलाती है हमारे पास के, कि कितनी मिकदार में H पॉजिटिव आइंस ने उसके अंदर आयोनाइज हुआ है, कितनी मिकदार में आयोनाइज हुआ है, तो वो हमारे पास कहलाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अब देखो याद रखने के लिए लिखा मैंने कि भाई जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी के की वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना ज्यादा आयोनाइज्ड होगा, उतना ज्यादा आइंस प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा आइंस प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब ज्यादा आइंस प्रोड्यूस करेगा, तो के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब के की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना वीक एसिड होगा तो इसका मतलब के की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो उतना कम जो है आयोनाइज्ड होगा। तो के हाई कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारे पास, एसिड कैसा होगा भाई, स्ट्रॉन्ग होगा, तो के की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। और जब के की वैल्यू हाई होती है तो आपने याद रखना है पी के की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। जब अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, के की वैल्यू हाई है तो पी के की वैल्यू लो होगी, और जब के की वैल्यू लो होगी तो भाई आपको पता है वीक एसिड तो होगा, लेकिन पी के की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। पी के बस लेगोरिथम जो हम निकालते हैं, लॉग जो हम निकालते हैं, तो के का जब लॉग निकालेंगे तो बस वो पी के कहलाएगा। सही है। तो अब इस तरीके से हम लॉग निकालते हैं, आपको पता है हम फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो इस तरीके से कुछ जो है हमारे पास फॉर्मूला यूज किया जाता है कि भाई पी एच बराबर होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव आइन। तो इस तरह, जिस तरह पी यहाँ पे यूज किया ना हमने, पी एच पॉजिटिव आइंस थे यहाँ पे, तो उसके साथ पी यूज कर लिया, ओ एच थे तो उसके साथ पी यूज कर लिया। तो इसी तरीके से पी के ए है, लॉगरिथम निकाला है इसका, तो वो पी के ए कहलाएगा भाई। इसी तरह माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आइंस या एच पॉजिटिव आइंस, तो बिल्कुल सेम एज इट इज पी के का लॉगरिथम निकाला तो भाई पी के, तो माइनस लॉग के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ के। तो जितनी ज्यादा, अगर आप यहाँ इस इक्वेशन को भी देखो ना, यहाँ पे जितनी ज्यादा वैल्यू पुट करोगे के की, उतना जो है ये क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा पी के। सही है। और जितनी छोटी वैल्यू पुट करोगे तो भाई उतना पी के क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो फॉर्मूले से याद रखना है आपको, फॉर्मूले से याद रखो। आपने ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज समझो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भाई दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, के ए का और पी के का, ये तो सब में ही होता है। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 कह रहे हैं कि भाई फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो भाई जो NH3 बना रहे हैं, हैबर्स प्रोसेस जो हमने बोला था ना अभी, हैबर्स प्रोसेस जो बना रहे हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो तो बता दिया हमने कि भाई रिएक्शन वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है, शुरू में डिस्कस किया। व्हाट विल हैपन ऑन कूलिंग, क्या होगा भाई जब उसको कूल करते हैं। यहां पे जो है मैं समझता हूं ली चैटलर प्रिंसिपल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट है तो, और अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूं, कोई मसला नहीं है, कि भाई ली चैटलर में क्या है हमारे पास, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, बस गो थ्रू करेंगे कोशिश करके। देखो, ली चैटलर प्रिंसिपल ने बोला कि भाई क्या होगा कि अगर इक्विलिब्रियम को मैं डिस्टर्ब करता हूँ, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता हूँ कि भाई सबसे पहले कैसे डिस्टर्ब करूँ, क्या चेंज करूँ, कंसंट्रेशन को चेंज करूँ। अब भाई रिएक्टेंट, दो चीजें होती है रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ किस चीज की, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, मतलब कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई ये देखो, ये एक इक्वेशन है, सही है, ये एक इक्वेशन है जो कि यही इक्वेशन है, हैबर्स प्रोसेस की इक्वेशन है, इसकी कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा। अभी इक्विलिब्रियम पे मैंने बोला कि भाई अभी रिएक्शन कैसे, कहां पे, इक्विलिब्रियम पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे जो
डायरेक्शन होगी वो शिफ्ट हो जाएगी, यहां से तब्दील करके यहां पे आ जाएगी। यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो भाई यहां से यहां पे आ जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। अब इसको मैं कुछ इस तरह समझाऊं कि भाई देखो अभी इक्विलिब्रियम पे, जैसे कि रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी मैंने बोल दी भाई, ये 5 है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे आपको पता है कि भाई इक्विलिब्रियम का सिंबल जो है कुछ इस तरीके का होता है। इक्विलिब्रियम मतलब बराबरी, तो भाई 5 वहां पे था तो 5 यहाँ पे है, ठीक है। बराबर होंगे ना भाई, इक्विलिब्रियम में तो बराबर में। अब मैं बोल रहा हूँ इसकी कंसंट्रेशन को मैं बढ़ा रहा हूँ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब बढ़ा दी, बढ़ के कितनी हो गई भाई, 10 कर दी मैंने, 10 कर दी। तो अ, जैसी मैंने 10 की इसकी कंसंट्रेशन, और उसकी तो उतनी है ना भाई, रिएक्टेंट की बढ़ाई है, और प्रोडक्ट की कितनी रहेगी, फिर 5 ही रहेगी। अब ये क्या करेगा, अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब बराबरी, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी, मिकदार पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन कहते हैं, सिंपल सा आसान तरीका, कंसंट्रेशन मींस मिकदार। मिकदार बढ़ा दी, 5 से 10 कर दी। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम क्या हो गया भाई, डिस्टर्ब हो गया। तो अपने आप को, मतलब बराबरी नहीं रही ना, अपने आप को दोबारा बराबर करने के लिए ये क्या करेगा, अपने आप को कम करना शुरू करेगा, और ये क्या करेगा, बढ़ाना शुरू करेगा। तो ये कम होता जाएगा, और ये जो है इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो इसका मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं तो डायरेक्शन होती है कैसी भाई, फॉरवर्ड। डायरेक्शन कैसी होती है, फॉरवर्ड होती है। और यहां से यहां पे आऊंगा तो डायरेक्शन कैसी होगी भाई, बैकवर्ड या फिर रिवर्स, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। रिवर्स बोल दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा है तो ये कम करेगा और यहाँ पे शिफ्ट करता जाएगा। तो भाई यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी भाई, फॉरवर्ड होगी। तो ये देख लो भाई, तो यही बात तो लिखी है हमने कि भाई डायरेक्शन, अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अब समझ आ जाएगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल शिफ्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बातें नोट करें अपने पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। अगर अब इतना तो समझ आएगा ना भाई कि अगर इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता तो आपको पता है भाई डायरेक्शन कहाँ पे आती है, रिवर्स में आ जाती, ठीक है। इसी तरह अब यहां पे प्रेशर, प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर अगर बढ़ा दिया, इफ द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, रिएक्शन की इंक्रीज करूंगा, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शिफ्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से कहां पे शिफ्ट होगा, जहां पे, ये बात नोट करो, लेस नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है, जहां पे लेस नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। अब देख लो भाई, इसके अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के अंदर 3, और यहाँ पे 1, तो 3 + 1 4, तो रिएक्टेंट के अंदर 4 है और प्रोडक्ट के अंदर 2 है। तो लेस कहाँ पे है भाई, 4 या फिर 2, तो जाहिर है 2 लेस है। तो इसका मतलब इस तरफ आएगी, प्रोडक्ट की तरफ आएगी। तो अगर बढ़ाता हूं, ये बात नोट करो, अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कम वाले की तरफ जाएगा। इसका मतलब अगर इंक्रीज करूंगा प्रेशर तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर कम करूंगा प्रेशर तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ आ गई, कम करूंगा तो ज्यादा की तरफ जाएगा और प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कम की तरफ आएगा, ठीक है। अब प्रेशर भी समझ आ गया भाई। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर वॉल्यूम, प्रेशर का अपोजिट होता है भाई, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा भाई, प्रेशर बढ़ाने पे कम मोल्स वाले की तरफ, कम नंबर ऑफ मोल्स वाले की तरफ जा रहा था, और वॉल्यूम बढ़ाने से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ चला जाएगा। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो आप लोग खुद अंदाजा हो गया होगा कि भाई वॉल्यूम बढ़ाने से डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, रिवर्स, और कम करने पे कहाँ पे आएगी भाई, फॉरवर्ड, ठीक है। वॉल्यूम भी समझ आ गया। तो बस कॉन्सेप्ट वाइज, अब हमने पूरा थ्योरी नहीं पढ़नी, जाहिर है आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो इस टॉपिक, सिर्फ इस टॉपिक को आपने तकरीबन आधे पौन घंटे के अंदर समझा होगा, अगर किसी ने तरीके से समझाया हो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने टॉपिक थोड़ी पढ़ना है, हम तो बस समझना है कि भाई क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा बहरहाल, तो बस ये आखिरी एमसीक्यू जरा डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अब ये मेन आ गया हमारे पास, एमसीक्यू से रिलेटेड वो टॉपिक आ गया। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा,
विच इज शो बाय नेगेटिव, आपको पता भाई बता चुका हूँ नेगेटिव साइन से शो करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को मैं डिक्रीज करता हूं द डायरेक्शन विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस डायरेक्शन विल शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो डायरेक्शन कहां पे होगी भाई, बैकवर्ड होगी। तो अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर टेम्परेचर को मैं कम करता हूं तो डायरेक्शन क्या आएगी भाई, फॉरवर्ड आएगी। तो जब फॉरवर्ड आएगी मतलब देखो ना, फॉरवर्ड आएगी तो भाई 10 था ये 5 था, अब फॉरवर्ड आ रही है तो ये कम होता जाएगा और प्रोडक्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। भाई 6 हो गई पहले, सही है, ये 9 हो गया, 10 था ना, एक कम हो गया तो वहाँ पे एक बढ़ गया, फिर ये 8 होगा तो वो 7 हो जाएगा, फिर ये 7.5 होगा क्योंकि बराबरी लाना ना, मतलब चलो ये 7.5 मैं भी नहीं बता रहा, ये देखो 9 है, 8 किया तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हम कॉन्सेप्ट टॉपिक में रहते हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर टेम्परेचर को कम करता हूं मैं, मतलब कूल करता हूं, तो भाई प्रोडक्ट क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर कम करने पे डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी तो रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो भाई फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, तो रिएक्टेंट बढ़ेगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम होगा। सही, ये बात समझ आ गई। और एंडोथर्मिक में बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक अगर पॉजिटिव यहाँ पे है तो भाई मैं अगर इसको टेम्परेचर को कम करता हूँ तो एक्सो में फॉरवर्ड आ रहा था, तो एंडो में क्या जाएगा भाई, बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे इसको, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक है, और उसका अपोजिट हो जाएगा कि भाई अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा तो जो है डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, फॉरवर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ये पढ़ लेते ज़रा इसको कि भाई फॉर्मेशन ऑफ NH3। अब मेरे ख्याल से अब खुद कर लेना चाहिए आपको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। व्हाट विल हैपन ऑन कूलिंग, अगर टेम्परेचर को मतलब कूल, अब कूल बोल दिया मतलब तो टेम्परेचर कम ही कर रहा हूँ ना भाई, कूल करना मतलब टेम्परेचर को कम करना, तो कूल कर रहा हूं मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, तो डायरेक्शन कहां पे जाएगी, अगर लिखा होगा तो समझ आ जाएगा कि भाई डायरेक्शन कहां पे जानी चाहिए थी, फॉरवर्ड जानी चाहिए थी। और फॉरवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा नहीं भाई, मोर N2 तो नहीं ना, वो तो रिएक्टेंट का भी आधा कर दिया आपने, नहीं भाई हो ही नहीं सकता। मोर H2 नहीं भाई, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम जो है यहीं तक रखेंगे, बाकी इसके बाद जो है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तो कोशिश करूँगा आज ही जो है मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी जो बाकी के MCQs हैं वो सेम डे में मैं जो है इसको पोस्ट कर दूँ। तो तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।